दोस्तों आज के समय आम आदमी की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसका सिंपल कारण ये है कि उसकी जो रसोई है वो पहले के मुकाबले महंगी हो रही है। और यहाँ मैं सिर्फ बात चीनी की नहीं कर रहा, यहाँ पर चीनी के साथ साथ प्याज की बात करें, और बात करें अगर हम तेल की, और बात करें इसके अलावा हम दालों की, ये सभी चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब इनके पीछे सबके पीछे अलग अलग कारण है महंगाई बढ़ने का। अब जैसे अगर मैं बात करूं चीनी की, तो आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले कई टाइम के अंदर चीनी के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं। कई जगह चीनी 70 रुपए 80 रुपए किलो से भी ज्यादा आज के समय बिक रही है। पिछले एक महीने के अंदर जो चीनी का दाम है वो 20 रुपए किलो यहाँ पे लगभग यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, और पिछले 10 दिनों में तो ये बहुत तेजी से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं प्याज के दाम की भी, तो देश भर के अंदर ये दाम भी 40 रुपए 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें सनफ्लावर ऑयल की, इसके अलावा पाम ऑयल की बात करें, वहां पर भी दाम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एंड इवन अगर मैं बात करूं यहाँ पे पल्सेस की, तो वहां पर भी प्राइसेस इंक्रीज देखने को मिलेंगे। अब क्या है इनके पीछे का कारण और क्या सरकार एफर्ट्स ले रही है, ये सारी बातें हमें आज डिस्कस करनी है। देखो, सबसे पहले कुछ मैं बेसिक बातें आपको यहाँ पे बता देता हूं। पहली चीज तो यहाँ पर यह है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर ओवरऑल रोल प्ले कर रहे हैं इसके पीछे। जैसे एक फैक्टर है क्लाइमेट शॉक का। देखो, कई एरियाज के अंदर आज के टाइम आपको एल नीनो का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब आपको पता है कि जब जब एल नीनो का इफेक्ट आता है, उस केस में भारत के कई हिस्सों में सूखा पड़ जाता है। अब जब भारत के कई हिस्सों में सूखा पड़ेगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंपैक्ट होगी, जिस वजह से हमारे यहाँ पे जितना सप्लाई आमतौर के ऊपर होना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, उतना नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे प्याज का एग्जाम्पल ले सकते हो। प्याज जो कि इसकी जो खरीफ की फसल हमें देखने को मिल रही है, वो पहले के मुकाबले देरी से हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे बाजारों में आ रही है। और जब अगर टाइम उसको ज्यादा लगेगा फसलों के बाजार तक पहुंचने के लिए, तो उस केस में परेशानी यही होगी कि उनके दाम बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। इन दी एंड ये सारा मुद्दा ना दरअसल में डिमांड एंड सप्लाई का ही मुद्दा है। डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई उतनी नहीं हो रही, तो प्राइसेस तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो मॉनसून साइकिल है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा इरेगुलर हो गया। जैसे कई बच्चों के दिमाग में आएगा, सर असम में तो बहुत बारिश हुई। बिल्कुल, अगर जरूरत से ज्यादा बारिश हो तो फ्लड्स आ जाते हैं, एंड उस वजह से भी आपको नुकसान एग्रीकल्चर पे देखने को मिलेगा। तो चाहे सूखा पड़े चाहे बहुत ज्यादा बारिश हो, नुकसान तो इन दी एंड एग्रीकल्चर का ही हो रहा है। तो एक ये इंपैक्ट आया। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें, जियो पोलिटिकल रिस्क भी आपको यहां पे देखने को मिला पिछले कई महीनों से। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि वेस्ट एशिया के अंदर जो टेंशन हुई हैं, ठीक है ना, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इंपैक्ट होना, उससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का जो सप्लाई थी उसको इंपैक्ट हुआ। फिर तेल के दाम जो हैं वो अपने आप में चेंजेस आए हैं। देखो, तेल के दाम ना बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। पहले अगर हम बात करें फरवरी जनवरी तक के टाइम, तो उस टाइम ये 60-70 डॉलर पर बैरल के आसपास थे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये 100 110 120 डॉलर तक भी गए। अब यहां पर कम होके वापस 90 के आसपास आए हैं, पर उतना नहीं हुआ जितना पहले हो गया था। तो यहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, वो अपने आप में इंपैक्ट कर रहा है। फिर एक हमारा जो रुपए के कमजोर होना भी ये एक दिक्कत देता है, क्योंकि अगर हमारा रुपया कमजोर हो रहा है तो जो भी वस्तुएं हम बाहर से मंगा रहे हैं हमारे लिए वो महंगी हो जाती हैं। तो इंपोर्ट के ऊपर भी प्रेशर आता है करेंसी के डेप्रिशिएट होने से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो थी ही थी, पर उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, यहां चीनी की भी समस्या बन चुकी है। अब चीनी के केस में ना बहुत सारे लोगों का डाउट ये है कि क्या एथेनॉल की वजह से ये चीज हो रही है। देखो, पॉइंट पता क्या था, हम डेफिनेटली हम एथेनॉल बना रहे हैं शुगर केन का इस्तेमाल करके, पर सरकार का यहां पर यह कहना है कि आज के टाइम हम मेजरली ग्रेन्स जो होते हैं ना, और उनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, शुगर केन का उतना नहीं इस्तेमाल करते। सरकार के इसके लिए डेटा भी दिया है कि पहले नंबर 12% हुआ करता था जो शुगर केन डाइवर्ट करते थे एथेनॉल के लिए, वो 12% से कम होके 9% आ चुका है। तो सरकार का ऐसा कहना है कि एथेनॉल की वजह से शुगर केन का दाम नहीं बढ़ा, बल्कि इसके दाम बढ़ने के पीछे कारण कई और हैं। पहला है डिमांड बढ़ना, दूसरी बात यहां पर यह है कि सप्लाई एक्चुअल में इंपैक्ट हुई है, और उसके पीछे कारण है यहां पे जो रेड रॉट डिजीज। दरअसल में अगर यहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है तो जो गन्ने की फसल है ना वो खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम रेड रॉट के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसको कैंसर ऑफ शुगर केन के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि इससे आपकी जो शुगर केन की फसल है वो खराब हो जाती है। अगर फसल खराब होगी, एल नीनो का इंपैक्ट इसके ऊपर आएगा, तो डेफिनेटली कई एरियाज के अंदर हमें यहाँ पे फसल खराब होती हुई यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
तो ये तो शुगर केन की बात थी। ऐसे ही आपके प्याज की भी मैंने बात बताई। अगर मैं बात करूं पाम ऑयल की, तो पाम ऑयल के केस में आपने नोटिस किया इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ गए हैं। इंडोनेशिया के अंदर भी यहाँ पे दाम आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। फिर सनफ्लावर ऑयल की बात करें, वहां पर भी यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से वो सप्लाई भी इंपैक्ट हो रखी है। तो कहीं ना कहीं कुछ कारण डोमेस्टिक है, कुछ कारण इंटरनेशनल है, जिस वजह से आपको ये प्राइसेस देखने को मिलते हैं। अब सरकार ने क्या काम किया है, मैं आऊंगा उसके ऊपर भी, पर उससे पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि हमारे जो रक्षाबंधन के ऑफर्स हैं वो आपके यहाँ पे लाइव हो चुके हैं। एंड इन रक्षाबंधन के मौके के ऊपर आपके जितने भी बैचेस, जैसे प्रहार हमारा 2027 का बैच है, संकल्प 2028 का बैच है, ये बहुत ही कम दाम के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी तरह से जो सृजन प्री प्लस मेंस बैच है 2027 के लिए, वो भी बहुत कम दाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे ऑप्शनल बैचेस की, तो वो भी बहुत कम दाम के अंदर है। एंड इनफैक्ट जो सीसेट का बैच है वो भी आप यहाँ पे बहुत कम प्राइसेस के अंदर अफोर्ड कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप खुद को इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। राइट। तो यहां तक तो बात होगी। देखो ये जो इन्फ्लेशन का मुद्दा है ना, ये अपने आप में यूपीएससी के लिए बहुत रेलेवेंट है। इनफैक्ट ना अगर मैं बात करूं फूड इन्फ्लेशन की, तो यूपीएससी ने फूड इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे चावल के प्राइसेस को यहां पे इंपैक्ट करते हैं। तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन का कॉमेंट्स में आंसर जरूर देना कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। आगे आते हैं। देखो अगर हम बात करें ना इन्फ्लेशन के आंकड़ों की, तो आपको इन्फ्लेशन के आंकड़ों में इतने कोई बड़ा नंबर नहीं देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कि हमारी जो आरबीआई है उसका टारगेट यहां पे ये है कि हमें अपनी इन्फ्लेशन को 4+-2 रेंज के अंदर यहां पे रखना होगा। यानी कि मिनिमम या लोअर टॉलरेंस लिमिट है हमारी 2% एंड अपर टॉलरेंस लिमिट हमारी 6% देखने को मिल जाती है। महंगाई हमें इस रेंज के अंदर यहां पे रखनी है। लेकिन अभी तो फिलहाल इसी रेंज में है। अगर हम बात करें हमारे रिटेल इन्फ्लेशन की, तो वो तो इसी रेंज के अंदर है। पर फूड इन्फ्लेशन आपको यहां पे बढ़ती हुई यहां पे देखने को मिलेगी। और इसका नंबर उतना ज्यादा भी नहीं आया, क्योंकि हमारा बेस इफेक्ट का रोल होता है। पिछले साल महंगाई कितनी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नंबर्स में शायद उतनी महंगाई ना दिखे, पर रियलिटी में आपको महंगाई बाजारों के अंदर काफी ज्यादा यहां पे देखने को मिल जाती है। राइट। अब आम जनता के ऊपर इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है। कई चीजों में ना आप नोटिस करोगे एक कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू श्रिंकफ्लेशन। देखो कई बार ऐसा होता है कि वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ते, पर उनको पहले के मुकाबले श्रिंक कर दिया जाता है। जैसे आपको याद होगा पार्ले जी का एग्जांपल। पहले पार्ले जी के पैकेट में 13 बिस्किट आते थे, आता 5 रुपए का ही था। अभी भी 5 का ही आता है, पर अब यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ बिस्किट्स कम हो गए हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें एयरटेल एंड जियो की, अगर मैं बात करूं ना, जो आपके प्रीपेड जो आपके पैक्स होते हैं जो आप रिचार्ज करवाते हो, उसमें भी कई जगह प्राइजेस नहीं बढ़े, पर जो डेज के लिए आपको वो मिलता था पैक, वो कंपैरेटिवली पहले से कम हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइजेस सर्ज हो चुके हैं, तो आम इंसान की जिंदगी के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग डबल बर्डन के नाम से भी यहाँ पे जान सकते हैं। अगर हम बात करें दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप जानते हैं कि 80% 85% जो हमारी डिमांड है वो हम इंपोर्ट के माध्यम से अपनी पूरी करते हैं। कच्चे तेल के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। फिर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन के दाम बढ़ेंगे जैसे जैसे कच्चा तेल का दाम बढ़ेगा, और इस प्रकार से सर्विस इन्फ्लेशन भी आपको यहाँ पे हाई देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। तो अब इनफैक्ट ना ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी में नहीं है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी। यहां पर अभी रिसेंटली टाटा मोटर और मारुति सुजुकी ने यहाँ पे बताया है कि अपने व्हीकल्स के जो दाम हैं वो जल्द ही बढ़ाने वाले हैं। कुछ हद तक 25,000 भी बढ़ सकते हैं, कई केस में 30,000 भी बढ़ सकते हैं। फिर इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर भी महंगाई देखने को मिल रही है। हर एक चीज के अंदर आपको वस्तुओं के दाम यहाँ पे महंगे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे आरबीआई क्या कर सकती है। देखो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ ना रेपो रेट की, तो फिलहाल हमारी रेपो रेट 5.25% है। तो आरबीआई इसको कोशिश कर सकती है आने वाले समय के अंदर इसको चेंजेस करने की। पर दिक्कत यही है कि अगर आरबीआई ने ग्रोथ की तरफ थोड़ा सा कदम बढ़ाया तो उससे महंगाई और बढ़ सकती है। तो यहां पर सरकार के द्वारा कुछ निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सरकार क्या काम कर रही है, देखो एक तो है बफर स्टॉक, ठीक है ना। सरकार के पास बहुत सारा बफर स्टॉक पड़ा हुआ है एसेंशियल गुड्स का। तो उस केस में यहां पर जैसे प्याज वगैरह के लिए बफर स्टॉक से चीजें रिलीज करी जा सकती है, ताकि जो इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रखी है पर सप्लाई कंपैरेटिवली कम है उसको मैनेज किया जा पाए और प्राइसेस कंट्रोल में आए। फिर इसके अलावा आपको पता होगा चीनी के केस में, चीनी के केस में हम 1 मिलियन टन जो चीनी है यहाँ पे रॉ शुगर है वो ड्यूटी फ्री यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ताकि शुगर की डिमांड को हैंडल किया जा पाए। और एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि आगे जाके तो फेस्टिवल्स अभी आने हैं, अक्टूबर का मंथ आना है जहां दिवाली दुशहरा
और बहुत सारे फेस्टिवल उस टाइम के ऊपर आएंगे, तो उससे पहले पहले यहाँ पे डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उससे पहले पहले हमें चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल में लाना पड़ेगा। फिर सप्लाई चेन को हम मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म फोकस करेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, स्टोरेज अच्छी करेंगे, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि अवेलेबिलिटी इनकी होती रहे, क्योंकि जब तक हम स्टोरेज नहीं कर पाए तब तक दिक्कत ही आएगी। फिर हम यहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, दैट इज फाइन, उससे कच्चे तेल से हमारी जो डिपेंडेंस है वो कम होगी, पर हम इंश्योर कर रहे हैं कि चीनी को बहुत ज्यादा इधर यहाँ पे ना डाइवर्ट करें, और चीजों से हम यहाँ पे इसको करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि दोनों हमारे फायदे हों, इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम हो, एट द सेम टाइम चीनी के दाम भी उतने ज्यादा ना इंक्रीज हो। तो ये सारी चीजें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर करना। तो इस तरह के करंट अफेयर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड इनको समझना कि काफ़ी चेंजेस क्यों आ रहे हैं, कैसे जियोपॉलिटिकल चीज़ों के साथ इसका लिंकेज है, ये सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अपने मेंस आंसर के अंदर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।